अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि हमारे इंडिया में लीगल सिस्टम का कितना ब्रांच है। इसमें बेसिकली हम लोग ज़्यादा नहीं, दो अलग अलग प्रकार के लॉ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मतलब कि हमारे इंडिया में दो प्रकार का लॉ है। लॉ का मतलब नियम कानून, दो प्रकार का है। पहला हमारा है सिविल लॉ और दूसरा हमारा है क्रिमिनल लॉ। चलिए तो डिफरेंस इसमें देख लेते हैं कि आखिर सिविल लॉ में क्या होता है और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है। और ध्यान रहे, जितने भी प्रकार के केस आप देखते हैं वो उस केस को इन्हीं दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में डाला जाता है। मतलब कि हर क्राइम सिविल लॉ में नहीं जाता है, फिर क्रिमिनल लॉ में नहीं जाता। कुछ मामला जो है वो क्रिमिनल लॉ में जाता है, कुछ मामला सिविल लॉ में जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग। एक तरफ रखेंगे सिविल लॉ को और एक तरफ रखेंगे क्रिमिनल लॉ को। इसे डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिविल लॉ डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स एटसेट्रा। देखो सिविल लॉ में ऐसे ऐसे केस हैंडल किए जाते हैं जिसमें कि मारपीट ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि जो कि सिंपल होता है। जैसे मान लो कि ज़मीन हमने खरीदा, पता चला कि वो ज़मीन पहले से बिका हुआ था। मान लो कि हमने कोई सामान खरीदा, बिस्किट खरीदे और वो बिस्किट में निकल गया कीड़ा, तो जाके हम लोग शिकायत करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि रेंट का पैसा हमने नहीं दिया तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। तो जो छोटा मोटा जो मामला होता है ना, जिसमें कि लड़ाई पीट बिल्कुल शामिल नहीं होता, जिसमें क्राइम बिल्कुल नहीं होता है, उस मामले को डाला जाता है किसमें, सिविल लॉ में, ठीक ना। और सिविल लॉ में ऐसे सिंपली आप समझिए, सिविल लॉ का मतलब हो गया ऐसे ऐसे इसमें केस आते हैं जो केस लड़ाई झगड़े से बहुत दूर है। मतलब इसमें क्राइम नहीं होता है, इसमें छोटा मोटा नोक झोंक बात बोली ये सब होता है बस, ठीक ना। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो बड़ा खतरनाक है। क्रिमिनल लॉ डील्स विद क्राइम रिलेटेड केसेस, यानी कि जो क्राइम होता है, मर्डर, डकैती, एक्सीडेंट, ये सब हमारा क्रिमिनल लॉ में आता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट यानी कि चोरी, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, यानी कि दहेज ज़्यादा मांगना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि यदि लड़की ज़्यादा दहेज लेकर नहीं आई है ससुराल तो उसको मारा पीटा जाता है, उसको टोंट मिलता है घर से कि तुमने ज़्यादा तिलक लाया नहीं है। हाँ, तो ये सब किस में आएगा, सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि सब क्राइम है ना, उसका मर्डर एटसेट्रा। सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि सिविल लॉ में ऐसे ऐसे केस आते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब होता ही नहीं है, छोटा मोटा बात होता है बस, सिविल लॉ में ऐसा आता है। और क्रिमिनल लॉ में आता है बेसिकली क्राइम से रिलेटेड, चोरी, डकैती, मर्डर, है ना, फिर से दहेज के नाम पर महिलाओं को पीटना, इन सभी का जो केस है ये सब हमारा क्रिमिनल लॉ में आता है, क्योंकि सब एक तरीके से क्या है, क्राइम है, ठीक है। अगला उसके बाद इन सिविल लॉ अ पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बाय द अफेक्टेड पार्टी, मतलब कि जिसके साथ बुरा हुआ है वो अपना केस फाइल करता है किसमें, सिविल लॉ में, ठीक ना। इन क्रिमिनल लॉ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग FIR बोलते हैं, यानी कि सिविल लॉ में FIR जैसा कुछ नहीं होता है। FIR जैसा ये सब किस में होता है, क्रिमिनल लॉ में होता है। इसमें सिंपली एक मतलब बताया जाता है, जज साहब जो होते हैं ना उसको बताया जाता है सिविल लॉ में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जो FIR ऐसा आप सुनते होंगे वो सब किस में होता है, क्रिमिनल लॉ में होता है। तो इन क्रिमिनल लॉ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR हैज़ टू गिव द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, यानी कि आपके साथ जो क्राइम हुआ है उसको पहले बताना पड़ता है पुलिस को। तो वो जो आप बता रहे हो उसी को हम लोग कहते हैं FIR। इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पहली बार जो आप बताते हैं पुलिस को कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं FIR। तो क्या FIR जैसा कुछ चीज़ सिविल लॉ में देखने को मिलेगा आपको, नहीं देखने को मिलता है इसमें, ठीक है ना। आगे इन सिविल लॉ जनरली कोर्ट गिव्स सम रिलीफ, सम स्पेसिफिक रिलीफ, मतलब कि सिविल लॉ में ऐसा देखा जाता है कि सिविल लॉ में जल्दी किसी को सज़ा नहीं मिलता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने रेंट नहीं दिया, आपको मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या जज साहब उसको सज़ा सुना देंगे 1 साल 2 साल का, नहीं। तो सिविल लॉ में ऐसे ऐसे मामले होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और इसमें ना जल्दी किसी को सज़ा नहीं मिलता है। इसमें बात समझा के मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में तो सज़ा ही मिलता है आपको, बिल्कुल इसे मिलना कंपलसरी है। इन क्रिमिनल लॉ इफ समवन इज फाउंड टू बी गिल्टी ही और सी कैन बी सेंड टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। लेकिन क्रिमिनल लॉ में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होता है, फाइन लगता है, कई बार तो यदि मामला गंभीर है तो फिर
जेल भी जाना पड़ता है, और मामला और गंभीर है तो सीधा फांसी मिलता है आपको। तो ये सब जो है किस में आता है, क्रिमिनल लॉ में आता है। तो सिंपली ऐसे समझिएगा एक लाइन में, सिविल लॉ में ऐसे ऐसे केस आते हैं जिसका लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। वो ऐसा केस होता है कि दोनों को समझा बुझा के काम निकाला जा सकता है, सिंपल, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक गली था जिसमें ये घर वाला भी कचरा उसी गली में फेंक रहा है, ये घर वाला भी कचरा उसी गली में फेंक रहा है, तो ये दोनों के ऊपर मतलब ये मामला जाएगा हमारा सिविल लॉ में, सिंपल। और वहाँ पे जज साहब इन दोनों को समझा बुझा के मामला रफा दफा कर देंगे, बोलेंगे भाई देखो गली दोनों का है, दोनों को इसी मोहल्ले में रहना है, तो क्यों कचरा फेंकना है उसमें, तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि कोई मर्डर ऑर्डर का केस है जो कि बहुत भयंकर हो गया, तो वो हमारा क्रिमिनल लॉ में चल जाएगा, और क्रिमिनल लॉ में आपको सज़ा भी मिलता है, फाइन भी लगता है। लेकिन इसमें सिविल लॉ में वैसा कुछ नहीं होता है, सिविल लॉ में सब कोई बस समझा बुझा के घर भेज देते हैं, बस बात खत्म, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें। तो सिविल लॉ में पूछे तो सिंपली याद रखिएगा, इसमें केस वेस होता तो है लेकिन उतना भयंकर मामला इसमें जाता नहीं है, इसमें सजा वजा किसी को नहीं मिलता है, सजा वजा जो मिलता है वो क्रिमिनल लॉ में मिलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हर आदमी के बस में कोर्ट जाना है क्या। मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या इंडिया में, हालांकि अब तो आपको पता चल ही चुका है, इतना दूर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आप ये आराम से बता सकते हैं कि चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन अभी भी क्या आपको हकीकत में लगता है कि कोर्ट सबके बस का बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि हमारे पास ये अधिकार है कि हम चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन कई बार हमारे पास उतना पैसा ना होने की वजह से, उतना पहुंच ना होने की वजह से, सपोर्ट ना होने की वजह से हम लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और कई बार हम लोगों को अपने से बड़े लोग ही दबा के बिठा देते हैं कि तुम कोर्ट जाओगे, यदि कोर्ट गए तो तुम्हारा घर में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि कोर्ट तो उपलब्ध है लेकिन कोर्ट जाना हर किसी के संभव में नहीं है। खैर इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स। भारत का हर आदमी कोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है अपने न्याय को पाने के लिए, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू दी कोर्ट्स, यानी कि हर आदमी को न्याय पाने का अधिकार है कोर्ट के थ्रू। मतलब कि यदि उसको अपना न्याय चाहिए तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसको फैसला सुनाता भी है। जो गलत रहेगा गलत बताएगा, जो सही है वो गलत सही बताएगा कोर्ट। लेकिन सवाल यही है कि सबसे बड़ी बात, कोर्ट कचहरी का मामला इतना महंगा पड़ता है कि एक गरीब आदमी वो अफोर्ड कर ही नहीं पाता है। आज के समय में कोई भी लॉयर कम पैसा में आपका केस लड़ेगा ही नहीं, बहुत पैसा चार्ज करेगा, बोले इतना पैसा लेंगे तो केस लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। बताइए आप, अब आपके पास उतना पैसा होगा तभी तो आप केस लड़ेंगे ना। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप यदि निर्दोष भी हैं तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक ना। तो आज के समय में कोर्ट कचहरी घूमना, चक्कर लगाना बहुत ही महंगा हो गया है, ठीक ना। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है, इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। यदि किसी आदमी को लगता है कि उसके राइट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। दरवाज़ा खटखटा सकता है, इसका मतलब है कि कोर्ट वो न्याय पाने के लिए जा सकता है या फिर जा सकती है। आगे, द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल बट इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। देखो एनसीईआरटी तक ये लिख दिया है कि कोर्ट का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि कोर्ट कचहरी का मामला इतना महंगा होता है कि एक गरीब आदमी इंडिया का उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। समझ रहे बात को। हालांकि जज आपसे 1 रुपया नहीं लेगा फैसला सुनाने के लिए, मेन पैसा जो लेता है वो आपका लॉयर लेता है, उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है ना, वो उसमें पैसा आपका बहुत खर्चा होता है। और यदि एक बार आप कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ गए तो ऐसा कहा जाता है कहावत में कि कोर्ट कचहरी का चक्कर मर जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। कई बार तो केस ऐसे होते हैं कि बाप दादा मर गया लेकिन बेटा अभी तक केस को लड़ रहा है, ऐसा भी कई बार हुआ है ना। तो कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा ख़राब होता है, इसीलिए अच्छे से रहिए, क्राइम में बिल्कुल मत इन्वॉल्व होइए, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन यही है। आगे, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। यानी कि यदि किसी को न्याय चाहिए कोर्ट के थ्रू, उसमें पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, पेपर वर्क बहुत होता है, ये पेपर लाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, बहुत पेपर वर्क होता है। अब जरा आप इमेजिन करो, एक गांव का आदमी बहुत ही अनपढ़ आदमी है, वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कोर्ट कचहरी क्या होता नहीं होता क्या कुछ नहीं पता उसको,
क्या पेपर लगता है, क्या पेपर नहीं लगता, कुछ नहीं पता उसको, क्या वो आदमी कभी भी केस लड़ पाएगा? कभी नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए कोर्ट आज भी हर किसी के संभव में नहीं है, मतलब हर किसी के बस का बात नहीं है। कई बार तो गांव में क्राइम हो जाता है, उसको पता है कि हमने क्राइम नहीं किया है, इसके बावजूद वो कोर्ट नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको पता है एक बार कोर्ट चले गए ना तो लॉयर इतना उसको घसीटेगा, इतना घसीटेगा कि घर बिक जाएगा, लेकिन उसका न्याय नहीं मिल पाएगा। तो बहुत महंगा है, मतलब आज के इंडिया में कोर्ट में जाना और केस को लड़ना और लड़ के जीत जाना बहुत ही महंगा पड़ गया है, बहुत महंगा है। आगे, फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सिम्स इम्पॉसिबल। मतलब एक ऐसा आदमी जो डेली अपना पैसा कमाता है, खाता है, घर परिवार अपना चलाता है, और उस आदमी के साथ यदि कुछ हो जाए और उसको कोर्ट जाना पड़े, तो क्या लगता है आपको कि वो कोर्ट कभी जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं। जहां वो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसी में उसका पैसा सारा चला जाता है, तो वो कोर्ट में जाने का, केस लड़ने का पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं ला पाएगा। इसीलिए गरीब आदमी के लिए कोर्ट एक तरीके से कहा जाए तो उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है ना। आगे, ड्यू टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PIL, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। अब देखिए, चूंकि हर आदमी कोर्ट तक पहुंच सके, न्याय प्राप्त कर सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहिम निकाला है। उस मुहिम का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PIL। इसके थ्रू अब होता क्या है, इसको समझ लो थोड़ा। अकॉर्डिंग टू PIL, एनी इंडिविजुअल or organization can file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। देखो, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो, यदि किसी को न्याय पाना है तो आप अपने हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे एक PIL दर्ज करवा दीजिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिंपल सा मतलब है कि अपना रिपोर्ट वहाँ पे लिखवा दीजिए, उसके बाद फिर आपका जब नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा और आपके लिए फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आप यकीन मानो, ये PIL केवल नाम के लिए है, इसका फ़ायदा केवल बड़े लोग उठाते हैं, छोटे लोग इसमें भी जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई PIL मतलब क्या, एक तरीके से कोर्ट का ही चक्कर है। क्या लगता है आपको कि जो केस हजारों ऊपर में रखे हुए हैं, आपका नंबर आने में तो 3-4 साल लग जाएगा फिर। इसीलिए PIL हो या फिर कोई भी चीज़ हो, गरीब आदमी कोर्ट कचहरी के मामले से बहुत ही डरता है, बहुत मतलब हिचकिचाहट होता है उसको जाने के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो PIL है, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके तहत ये होता है कि आपके साथ यदि कुछ बुरा हुआ है, आपका अधिकार को छीना गया, यदि आपके साथ कोई मारा पीटी हुआ है, तो आप अपने हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में PIL दर्ज करवा दीजिए। आपका जब नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, भैया आइए आपका नंबर आ गया है, अब आपका फैसला सुनाया जाएगा। ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। आगे, in the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। PIL जो है शुरुआत में जब लाया गया था, इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाता था। PIL का इस्तेमाल उस समय पे ये होता था, जैसे पहले हमारे इंडिया में क्या था ना, इंडिया में नहीं, मतलब पहले नहीं, बहुत पहले नहीं जाते हैं, थोड़ा सा इधर का ही बात करते हैं। हमारे इंडिया में था बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। मतलब इसमें होता क्या है ना कि आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि आप हमारे लिए 10 साल तक काम करेंगे, और 10 साल में यदि आपके घर में कुछ हो जाए तो आपको जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। मतलब कोई मर जाए, कोई जन्म ले ले, उससे मतलब नहीं है हमको। 10 साल का आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आपको 10 साल रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या दाखिल कर दिया, PIL लाया, जिसके तहत आप जाके शिकायत कर सकते थे और बोल सकते थे कि हमारे पिताजी या फिर हमारे भाई जो भी है 10 साल से वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको घर आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो फिर उसके ऊपर एक्शन होता था। तो जब शुरुआत में जब PIL लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो बहुत सारे केस को हैंडल करता था। बॉन्डेड लेबर उसमें से हमारा एक है। उसका इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा इसमें दिया गया है, बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है। बिहार में क्या होता था उस समय पे कि कैदी अपना सज़ा कंप्लीट कर लिया है, इसके बावजूद उसको जेल से नहीं छोड़ा गया है, तो इस सब का मामला आप कहाँ पे दर्ज करवा सकते थे, PIL में करवा सकते थे। यानी कि अपने हाईकोर्ट में जाके करवा सकते थे कि बोल सकते थे कि देखो भैया, हमारे भाई बहन जो भी जेल में थे, मतलब उनका सज़ा पूरा हो गया है, लेकिन अभी तो जेल से उनको छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया है। तो फिर उसके ऊपर सरकार जज साहब फिर उसके ऊपर एक्शन लेते थे। इसका ये सब काम था शुरुआती दौर में जब PIL लाया गया था उस समय पे, ठीक ना। आगे, The midday meal that children now receive in government school is because of PIL।
अब देखो ये जो मिड डे मील आप देखते हो, मिड डे मील मतलब जो दोपहर के समय में सरकारी स्कूल में खिचड़ी चोखा सब मिलता है ना बच्चों को, ये सब जो लाया गया था ये PIL का ही नतीजा है। मतलब कि PIL का ही ये नतीजा है जिसके वजह से आज आपको सरकारी स्कूल में मिड डे मील जैसा स्कीम दिखता है। मिड डे मील स्कीम मतलब वो जो बच्चों को सरकारी स्कूल में दोपहर के समय में लंच के समय जो खिचड़ी चोखा सब मिलता है ना, वो हो गया हमारा मिड डे मील। तो ये सब किसका नतीजा है? PIL का नतीजा है। बड़ा अच्छा काम किया गया था इसमें। आगे उसके बाद द कोर्ट्स ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इन द मिड डे मील स्कीम। और उसके बाद फिर मिड डे मील स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सभी अपने अपने स्टेट्स में मिड डे मील को लॉन्च करेंगे। कहने का मतलब मिड डे मील स्कीम बहुत अच्छा स्कीम था, जिसके थ्रू बच्चे लालच में, भोजन के लालच में स्कूल आते थे और पढ़ते थे वो लोग। समझ गए बात को? चलिए, तो ये था हमारा मिड डे मील का मतलब मिड डे मील जो लाया गया था वो PIL के थ्रू ही लाया गया था। आगे फाइनली वी कैन से दैट द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में, यानी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को बरकरार रखने में बहुत अच्छा काम करता है। कौन? जुडिशरी। कोई दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।